नमस्कार। पूर्व में हम आदिकाल की प्रवृत्तियों के अंतर्गत वीर गाथात्मक प्रवृत्ति की प्रधानता, युद्धों का सजीव वर्णन, वीर एवं श्रृंगार भावना, आश्रयदाताओं का गुणगान, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव और ऐतिहासिकता का अभाव आदि प्रवृत्तियों के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम आदिकाल की कुछ और सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, नंबर 1 है रासो ग्रंथ। इस साहित्य के सभी ग्रंथों के नाम के साथ रासो शब्द जुड़ा हुआ है, जो कि काव्य शब्द का पर्यायवाची है। इसके अंतर्गत राजाओं के उत्साह, शौर्य, पराक्रम, प्रेम, राजसेना आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस प्रकार चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो, दलपति विजय कृत खुमान रासो, नरपति नालह कृत दीशल देव रासो और जगनिकृत परमाल रासो आदि रचनाएं काव्य परंपरा के सुदृढ़ उदाहरण हैं। अगला बिंदु है लौकिक साहित्य का प्राचुर्य। आदिकालीन साहित्य में रासो काव्य की लंबी परंपरा के अंतर्गत लौकिक साहित्य का प्रणयन भी उत्कृष्ट बन पड़ा है। इस काल में लोक भाषा, लोक परिवार, लोकाचार आदि से युक्त लौकिक साहित्य स्वच्छंद रूप में लिखा गया, जिसमें ढोला मारूरा दूहा, जय मयंक जस चंद्रिका, वसंत विलास, खुसरो की पहेलियाँ आदि प्रमुख हैं। लौकिक साहित्य की समृद्धि में ये पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं। सोरठिया दू हो भलो, भली मरवण री बात, जोवन छाई घण मिली, तारा छाई रात। अगला पॉइंट है हमारा प्रकृति चित्रण। इस साहित्य में प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण मिलता है। नगर, नदी, पर्वत आदि का वस्तु वर्णन तो सुंदर बन ही पड़ा है। प्रकृति के स्वतंत्र रूप में चित्रण का अवसर इस काव्य में कम ही देखने को मिलता है। अधिकतर उसका प्रयोग उद्दीपन रूप में ही किया गया है। प्रकृति चित्रण की जो उदात्त शैली छायावादी युग में देखने को मिलती है, वो हमें इस युग में देखने को नहीं मिलती। अगला बिंदु है काव्य रूपों का वर्णन। वीर गाथा काव्य के अंतर्गत दो प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं, मुक्तक रूप और प्रबंध रूप। प्रथम रूप का प्राचीनतम ग्रंथ दीशल देव रासो है और दूसरा यानी प्रबंध का प्राचीनतम ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। इन दो रूपों के अतिरिक्त साहित्य के अन्य रूपों का वर्णन प्रायः कम ही मिलता है। इसके अलावा जो भी रचनाएं हैं वो कुछ अप्रामाणिक है, कुछ अर्ध प्रामाणिक है और कुछ नोटिस मात्र भी है। इस काल में काव्य के उक्त दो रूपों के अतिरिक्त फुटकर रूप में गद्य में लिखे जाने वाले काव्य का संकेत भी हमें गद्य में लिखे जाने वाले साहित्य का संकेत भी मिलता है, जिसमें राहुल वेल का जो कि एक चंपू महाकाव्य है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर आदि इस दिशा में उल्लेखनीय योगदान है। छंदों का विविधमुखी प्रयोग। इन ग्रंथों में छंद क्षेत्र में तो मानो एक क्रांति ही आ गई है। छंदों को जितना विविधमुखी प्रयोग इस साहित्य में देखने को मिलता है, वह अन्यत्र या इससे पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ। इसमें दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, गाहा, आर्या, रोला, उल्लाला, कुंडलिया आदि सभी छंदों का बड़ा ही कलात्मक प्रयोग किया गया है। केशव की रामचंद्रिका के समान यहाँ पर छंदों का उपयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि अत्यधिक भावों की अभिव्यक्ति के लिए किया गया है, इसीलिए इसमें कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं है। अगला बिंदु हम लेते हैं भाषागत वैशिष्ट्य। इन काव्यों की एक उल्लेखनीय विशेषता है डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। उस समय की साहित्यिक राजस्थानी भाषा को
आज के विद्वान डिंगल भाषा के नाम से जानते हैं। यह भाषा वीरत्व के स्वर के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। चारण अपनी कविता बहुत ऊंचे स्वर में पढ़ते थे और डिंगल भाषा उसके उपयुक्त थी। उस समय की अपभ्रंश मिश्रित साहित्यिक ब्रज भाषा पिंगल भाषा के नाम से अभिहित की जाती है। इन काव्यों में संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों के अतिरिक्त अरबी और फारसी के शब्द भी देखने को मिलते हैं। भक्ति काल में पृथ्वीराज, दुर्साजी, बांकीदास और सूर्यमल ने डिंगल भाषा में वीर काव्य प्रस्तुत किया। अब हम देखते हैं कि आदिकाल के इस साहित्य का क्या महत्व रहा है। इस साहित्य का ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दोनों दृष्टियों से महत्व है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह अत्यंत ही उपादेय है। इसमें वीर और श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक बन पड़ा है। निसंदेह इन ग्रंथों में अति रंजनापूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण इतिहास दब सा गया है, परंतु फिर भी राजस्थान का इतिहास इन ग्रंथों में अवश्य ही देखने को मिलता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने वीर गाथा साहित्य के संबंध में यह वक्तव्य कहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बन पड़ा है। इस काल के कवियों का युद्ध वर्णन इतना मार्मिक और सजीव हुआ कि इनके सामने पीछे के कवियों की अनुप्रास गर्भित किंतु निर्जीव रचनाएं नकल सी जान पड़ती हैं। कर्कश पदावली के बीच वीर भावों से भरी हिंदी के आदि युग की यह कविता सारे हिंदी साहित्य में अपनी समता नहीं रखती। इसी संबंध में इसके योगदान के और महत्व के संबंध में ही रविंद्रनाथ ठाकुर लिखते हैं कि भक्ति साहित्य में प्रत्येक प्रांत में मिलता है। सभी स्थानों के कवियों ने अपने ढंग से राधा और कृष्ण के गीतों का गान किया है, परंतु अपने रक्त से राजस्थान ने जिस साहित्य का निर्माण किया है वह अद्वितीय है और उसका कारण भी है। राजपुताने के कवियों ने जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करते हुए युद्धों के नकारों की ध्वनि के साथ स्वाभाविक काव्य गान भी किया है। राजस्थानी भाषा के प्रत्येक दोहे में जो वीरत्व की भावना है, उमंग है, यह राजस्थान की सच्ची मौलिक निधि है। इस प्रकार से आदिकाल के साहित्य के संबंध में कहा जा सकता है कि हिंदी के आरंभिक काल की वीर गाथाओं का साहित्य कथ्य और शिल्प विधान की दृष्टियों से पर्याप्त संपन्न है और इस साहित्य की अनेक परंपराएं और शैलीगत विशेषताएं परवर्ती हिंदी काव्य में पल्लवित और पुष्पित हुई है।